इस वीडियो में करेंगे हम पेज नंबर 95 से क्वेश्चन आंसर्स। और जो ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6 रहेगा, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इससे पहली वीडियो में हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें करेंगे हम इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम हैं या बाकी एनिमल्स हैं, उनके अंदर जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उससे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, लंग्स हैं, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या है, अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम है। किसी के अंदर ट्रैकिया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हम ह्यूमन स्पेशली बोला गया है यहाँ पे, हमारी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस से कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो ऐसा क्यों है, देखिए ऐसा क्यों है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो क्या है, डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं है। जैसे कि मान लिया ये हमारी बॉडी का सेल है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे क्या है, सेल्स हैं। ये सेल का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो ये सीधे सीधे एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं है, एनवायरनमेंट का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है कि सीधा ऑक्सीजन सेल के अंदर आ जाए और जो CO2 है सेल से बाहर निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मिलियन ऑफ सेल्स हैं, ये सेल बॉडी के अंदर क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट से, जिसकी वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। जैसे कि आपके किसके अंदर हो जाती है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी, अमीबा के अंदर। अमीबा की बॉडी के अंदर क्या होता है, जो सेल होगा अमीबा का वो क्या होगा, जैसे कि अमीबा है आपका, सीधा सीधा ये क्या है, इसका एनवायरनमेंट है, और ये सीधा सीधा किससे कॉन्टैक्ट में, एनवायरनमेंट से कॉन्टैक्ट में। तो सीधा CO2 को बाहर करेगा, O2 को इनटेक करेगा, अंदर लेके जाएगा। तो यहाँ पे इन ऑर्गेनिज्म को अलग से किसी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। डायरेक्ट बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन है उसी के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव। आप कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि कोई चीज़ अलाइव है। तो देखिए अगर हम किसी चीज़ में कोई भी ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हमारी किसी को चलता हुआ देखते हैं हम, या उसको सांस लेता हुआ देखते हैं, या उसकी बॉडी की ग्रोथ देखते हैं। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में छोटा होता है, धीरे 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 उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, बॉडी की ग्रोथ होती जाएगी। तो इन विजिबल मूवमेंट्स को देख के हम बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ जिंदा है और ये चीज़ जिंदा नहीं है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट भी देखी जाती हैं जो कि हमें विजिबल नहीं होती, जो कि हमें बाहर से नज़र नहीं आती। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है मोलिकुलर मूवमेंट इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। जो मोलिकुलर मूवमेंट है बॉडी के अंदर वो क्या करने में हेल्प करेगी, डिसाइड करने में हेल्प करेगी समथिंग इज़ अलाइव और नॉट। क्योंकि इस तरह की जो मूवमेंट है वो नॉन लिविंग थिंग्स में पॉसिबल नहीं होंगी, ये लिविंग थिंग्स के अंदर ही पॉसिबल होगी। जैसे हमने खाना खाया है, खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो सेल्स तक पहुंचा, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लंग्स के थ्रू सेल्स के अंदर एंट्री की। तो ये जो सारे प्रोसेस है, ये जो मूवमेंट चल रही है यहाँ पे, ये क्या है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पॉसिबल होगी। और एक आप बोल सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब है उन्हें अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उनके बारे में पता चलता रहता है। जैसे कि बाहर गर्मी ज़्यादा है या बाहर सर्दी ज़्यादा है, तो लिविंग थिंग्स उसको क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। जो भी आपका बाहर स्टिमुलस होगा सराउंडिंग का, उसको फील करके उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। एन ऑर्गेनिज्म कौन से आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज़ करेगा। देखिए रॉ मटेरियल क्या करते हैं हम, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे हम कुछ रॉ मटेरियल्स को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। रॉ मटेरियल्स कौन से हो गए, आपका फूड हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, ये क्या है आपके रॉ मटेरियल। फूड हो गया, साथ में क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और जितना भी हम फूड खाते हैं ना, या फिर जो भी अर्थ के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, कार्बन के ऊपर, ठीक है। जो कि हमारा जो मोस्टली जो सोर्स ऑफ फूड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। तो इसके अंदर क्या अपना कार्बन है। तो जो हमारा फूड है वो क्या है, मोस्टली जो भी अर्थ के ऊपर फूड है वो कार्बन बेस्ड मोलिक्यूल है।
द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म कैन बी क्वाइट वेरी डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब देखिए हर किसी के लिए एक तरह का सिस्टम तो है नहीं बॉडी का, तो किसी को जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है, किसी के लिए सिंपल हो सकती है। जैसे कि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल क्या है, CO2 है, वाटर है, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, और इसका यूज़ करके वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे इनके लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, अलग है, मतलब कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो डिपेंड करती है ऑर्गेनिज्म के ऊपर रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट। व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? लाइफ को मेंटेन करने के लिए आप किस प्रोसेस को एसेंशियल मानेंगे? तो किसको मानेंगे हम, लाइफ प्रोसेसेस को एसेंशियल मानेंगे, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। तो कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं जो कि ज़रूरी हैं, तो वो कौन कौन से रहेंगे आपके? फर्स्ट है यहाँ पे लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन, दूसरा आपका रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इस चैप्टर में हमने इन चारों को ही रीड किया है। न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या है, इसके अंदर हमारा डाइजेशन आएगा। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इसके अंदर हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाएगा। एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी कैसे वर्क करती है, नेफ्रॉन कैसे काम करता है। तो ये सारे सिस्टम अगर बॉडी के अंदर ठीक ठाक होंगे तो बॉडी क्या रहेगी, जिंदा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट पेज से, पेज नंबर 101। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है? तो देखिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में जो फूड सिंथेसाइज होगा वो किससे होगा, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल में क्या क्या आ जाएगा आपका, CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। लेकिन जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है इसमें क्या होता है, जो ऑटोट्रोप्स होते हैं उनके द्वारा बना हुआ जो खाना है उनको कौन यूज़ करता है, आपके हेटरोट्रोप्स। और इनकी बॉडी में क्या होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ये काम करने में हेल्प करते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होगी जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती इस तरह की पिगमेंट की। फूड किस टाइम पे बनता है, डे टाइम पे बनता है, क्योंकि डे टाइम पे सनलाइट अवेलेबल है। लेकिन जो फूड है वो किसी भी टाइम पे प्रिपेयर कर सकते हैं हेटरोट्रोपिक, जो हेटरोट्रोप्स होते हैं, क्योंकि उनको तो प्लांट्स को खाना है या एनिमल्स को खाना है, तो किसी भी टाइम खा सकते हैं, कोई डे टाइम या नाइट टाइम ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ऑल ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया वो इस तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब बैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं, हेटरोट्रोपिक भी होते हैं। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल क्या है, एनिमल्स हो गए आपके, जैसे हम भी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर ऐड हैं, हम भी हेटरोट्रोप्स हैं। फंगस हो गई, ये कैसा न्यूट्रिशन शो करते हैं, आपका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस? प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए जिस जिस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ कहाँ से लेते हैं? तो देखिए जो फर्स्ट रॉ मटेरियल है आपका वो क्या है, आपका CO2 है। CO2 एटमॉस्फेयर से एंट्री करेगी प्लांट के अंदर, स्टोमेटा जो कि पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के ऊपर, वहाँ से। वाटर एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, कहाँ से करेगा, सोइल के थ्रू, जो प्लांट है रूट से क्या कर लेगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन। सनलाइट ये तो आपका एक मेन कंपोनेंट है, और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, आपका क्लोरोफिल, और जो अदर पार्ट्स है प्लांट के वो। तो ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट की कहाँ से कहाँ पूरी होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन द स्टमक? स्टमक के अंदर एसिड का क्या रोल है? जैसे कि आप जानते होंगे कि जो हमारा स्टमक है वो कौन सा एसिड प्रिपेयर करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और काम क्या करता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तो जो खाने के साथ जर्म्स चले जाते हैं उनको मार देता है, दूसरा काम क्या करता है, फूड को एसिडिक बना देगा। देखिए खाना है, खाने के अंदर जब एसिड मिक्स होगा तो खाने का नेचर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक ही हो जाएगा ना। और दूसरा क्या करता है ये, जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है वो जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, वो तभी प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा जबकि HCl हमारे स्टमक में बना होगा, मतलब एक तरह से एक्टिवेट करता है ये पेप्सिन एंजाइम को कि वो अपना काम पूरा कर सके। तो ये था हमारा स्टमक के अंदर एसिड का रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम्स के पहले तो आपको नाम बताए गए हैं, फिर काम बताया गया है। तो देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करना। कोई एंजाइम आपका कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा है, कोई प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, कोई फैट्स को डाइजेस्ट कर रहा है, तो अलग अलग तरह के एंजाइम्स होंगे, क्योंकि एंजाइम का जो नेचर है वो कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है, वो स्पेशल काम को ही परफॉर्म करते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पे बताया गया कौन कौन से एंजाइम हैं, अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। जिसके पीछे
पीछे सिन लगा हुआ ना आपका पैप्सिन और ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। लाइपेज आपका फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि फैट्स को लिपिड्स में और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ के उसको क्या कर देता है, सिंप्लीफाई। तो काम क्या है इनका, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलर वन। और जो सिंपलर फूड ब्रेक डाउन के बाद बना है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, और कहाँ तक चला जाएगा, बॉडी के हर एक सेल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का किस तरह का डिज़ाइन है कि वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर पाती है। देखिए जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, आपके बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। एक्चुअल में जो शेप होती है वो इस तरह से होती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की, इनको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, विलाई बोलते हैं। और सिंगुलर को क्या बोलते हैं, विल्लस। सिंगुलर को क्या बोलते हैं, विल्लस। जैसे बॉय बॉयज, ऐसे ही विल्लस विल्लाई। तो करते क्या है ये जो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये जो फूड को एब्जॉर्ब करने का जो एरिया है उसको क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और इन्हीं से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं आपकी ब्लड वेसल्स, और वहाँ से फिर जो खाना है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड के अंदर एंट्री करता है, और ब्लड के थ्रू फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जाके वो पूरी बॉडी के हर एक सेल तक क्या हो जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 105 से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्डिंग टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन का मीन्स यहाँ पे ये है कि जो ज़मीन पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं और जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, ज़मीन के जीव जंतु ज़्यादा बेटर हैं ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने में रेस्पिरेशन के लिए किसके अंदर रहने वालों से, पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु से। ऐसा क्या एडवांटेज है उनकी कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है ऑक्सीजन को वो आराम से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनको तो ऑक्सीजन कहाँ से ले ली है, हवा से ही ऑक्सीजन इनटेक करनी है उनको तो, लेकिन जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से इनटेक करनी है, वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उनको इनटेक करना है। तो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन है वो बहुत कम है एयर के कंपेरिजन में। तो वहाँ से क्या होगा, वो इतनी आराम से, जितनी आराम से हम एयर से ऑक्सीजन इनटेक कर पाते हैं वो इतनी आराम से नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनका जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। उनको बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है क्योंकि पानी अंदर जाएगा, पानी के अंदर से जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो अलग होगी, फिर वो ऑक्सीजन उनकी बॉडी के अंदर क्या होगी, यूज़ होगी। तो इसलिए आप बोल सकते हो कंसनट्रेशन कम होने की वजह से पानी के अंदर उन ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या है, फास्टर है, और हमारा जो सिस्टम है वो बेटर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी। ग्लूकोज डाइजेशन के बाद बनता है और डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज बना है वो किस तरीके से एनर्जी देने का काम करता है। तो देखिए ग्लूकोज पहले सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर 3 कार्बन कंपाउंड जिसको हम पायरुवेट बोलते हैं उसमें टूटता है, फिर पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है तो वहाँ पे टूटेगा CO2 एनर्जी और वाटर के अंदर। तो आपको यही बताना है कि पायरुवेट का जो ब्रेक डाउन है वो कैसे कैसे हो सकता है। तो ग्लूकोज से तो पायरुवेट बनना ये तो आपका हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या चलेगा, सेम प्रोसेस चलेगा। और पायरुवेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। इसके बाद आगे जाके आपके 3 तरह से मतलब एक तरह से ब्रेक डाउन हो सकता है पायरुवेट का। एक तो है आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कि यीस्ट के अंदर होता है, इथेनॉल बनता है पायरुवेट से, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनता है। इथेनॉल आपका 2 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। और जो आपका मसल सेल्स हैं हमारे, लैक ऑफ ऑक्सीजन में वहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनता है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा आपका, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट, और वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट क्या करती है, ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेगी। फिर हमारा कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या नाम है कॉम्प्लेक्स का, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो आपका ब्लड है, अब ये हार्ट के ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू बॉडी के हर एक सेल तक जाएगा और उस सेल्स को क्या दे देगा, वहाँ पे ऑक्सीजन। और सेल्स क्या करते हैं, काम करेंगे, काम करने से वहाँ पे क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से आपका क्या हुआ, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो गया हीमोग्लोबिन की वजह से,
जो हमारा CO2 है उसके लिए जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की वो क्या है, बहुत ही कम है। मतलब ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज़्यादा रखता है हीमोग्लोबिन और CO2 के लिए कम रखता है। इसलिए जो CO2 है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर, डिजोल्व फॉर्म के अंदर, ठीक है, और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म के अंदर, डिजोल्व फॉर्म्स के अंदर। हाउ आर लंग्स डिज़ाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज फॉर गैसेज। देखिए जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर क्या होती हैं, एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं, और एल्वियोलाई क्या है आपकी, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। और लंग्स के अंदर जब हवा जाती है तो वो किसके अंदर जाती है, लास्ट में एल्वियोलाई के अंदर जाती है। और जब एल्वियोलाई के अंदर एयर जाएगी तो उसके आसपास में आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, और उन ब्लड वेसल्स के पास क्या चला जाएगा, ऑक्सीजन, और वहाँ से जो CO2 है वो किसके अंदर आ जाएगा, एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगा। तो एल्वियोलाई का मेन काम क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना। हर लंग के अंदर 300 से 350 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती हैं, और मेन काम क्या है इनका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पेज नंबर 110 से है क्वेश्चन आपके। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे और काम क्या करेंगे। देखिए जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है उसके अंदर मेन आपके क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट है, हमारा हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, ये मिल के काम करते हैं, तभी हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो पाता है। तो देखिए हार्ट का काम क्या होता है, सबसे पहले हार्ट का काम है प्लम्प करने का। क्या करता है हार्ट, जैसे एक मशीन काम करती है ना आपके, जैसे एक मोटर से आपको पानी को ऊपर चढ़ाना है दूसरी मंजिल पे या पहली मंजिल पे, तो मोटर क्या करेगी, एक तरह से पंपिंग का काम करेगी। तो ऐसे ही सेम हार्ट का काम क्या होता है, पंप करना किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर, और रिसीव करना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग पार्ट्स के थ्रू, एंड सेंड दिस इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स, और इस इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास पहुँचाना ताकि वो क्या हो जाए, ऑक्सीजनेटेड। दूसरा ब्लड है, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इससे ही क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे आपके ऑक्सीजन, CO2, ये अलग अलग तरह की गैसेस क्या हो जाती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट डिजोल्व हो जाते हैं। तो एक तरह का क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू है, एक मीडियम है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है, जिसके थ्रू जैसे पाइप होती है ना, मोटर से आपको पानी को टंकी में पहुंचाना तो पाइप की जरूरत पड़ेगी आपको बीच में। तो इसी तरह ब्लड एक तरह का क्या काम करेगा, आपका पाइप के अंदर से जाने के लिए जो आपका लिक्विड होगा आपका पानी, वैसा काम करेगा, ठीक है। जो क्योंकि मेन आपका पानी आपको ऊपर पहुंचाना, वैसे आपको ब्लड को पहुंचाना बॉडी की सेल्स तक। तो ब्लड क्या हो गया, एक मीडियम हो गया। और जो पाइप है आपकी वो कौन हो गई, आपकी ब्लड वेसल्स, जो कि मेन काम करेगी उसको वहाँ से हार्ट्स के जो पंप करेगा ब्लड को कहाँ पहुँचाने के लिए, हर एक सेल तक पहुँचाने के लिए। तो ब्लड वेसल्स हमारी 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इनके थ्रू ही क्या होगा, जो ब्लड होगा हार्ट से दूसरे ऑर्गन के पास जाएगा और दूसरे ऑर्गन से हार्ट के पास वापस आएगा। तो तीनों मिला के क्या करते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम। What is the necessity to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? मैमल्स और बर्ड्स के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या रहता है, सेपरेट रहता है। ऐसा सेपरेशन क्यों जरूरी है, देखिए जो बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वार्म ब्लडेड एनिमल्स है तो बॉडी का टेम्परेचर हर टाइम इनको क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, कॉन्स्टेंट करके रखना है। तो इसलिए यहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर वे में मिलनी चाहिए बॉडी को। तो जिसकी वजह से इनको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना पड़ता है, सेपरेट रखना पड़ता है, ताकि मोर एफिशिएंटली वो अपना काम कर पाएँ और ज़्यादा अपना जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो उसको कॉन्स्टेंट रख पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट। जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट है उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसके क्या कंपोनेंट है, जाइलम और फ्लोएम है कंपोनेंट। जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स का। फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फूड का, और आपका क्या है, जो भी अमीनो एसिड है फूड है उसको प्लांट की लीव से लेकर उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाने का काम करते हैं। ये जो सिस्टम है ना आपका जाइलम फ्लोएम मीन्स आपका वस्कुलर सिस्टम, ये किस अंदर प्रेजेंट होता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स के अंदर। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होगा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होगा। जो सिंपल प्लांट्स आपकी एल्गी होगी, ब्रायोफाइट्स होंगी, तो उनके अंदर इस तरह का सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। देखो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स को किसकी जरूरत पड़ती है, एक मतलब वेसल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है यहाँ पे आपका जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यू किससे मिल के बनता है, 4 कंपोनेंट से, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। और जो ये आपके
कंपोनेंट्स है जाइलम टिश्यू के, ये क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, कॉन्टिन्यूस सिस्टम बना के रखते हैं जिसके थ्रू वाटर रूट से कहाँ चला जाएगा, पूरी प्लांट की बॉडी के पास। और ये जो वाटर कंटिन्यू ऊपर मूवमेंट करता रहे, इसके लिए आपका कौन सा सिस्टम जरूरी है यहाँ पे, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस जरूरी है, ट्रांसपीरेशन, क्योंकि इसी की वजह से एक सक्शन क्रिएट होगा और एक सक्शन क्रिएट होने की वजह से वाटर को फोर्सफुली कहाँ जाना पड़ेगा, जाइलम के थ्रू रूट से लेकर प्लांट की हर एक पार्ट तक। हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्टेड, देखिए फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है, लेकिन फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट को क्या करना पड़ता है, एनर्जी को खर्च करना पड़ता है। और ये जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवाता कौन है, फ्लोएम टिश्यू करवाता है। फ्लोएम के भी कितने कॉम्पोनेंट होते हैं, 4, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल्स, और एक और है आपका सीव ट्यूब्स। ठीक है, ये सारे किसके पार्ट है, आपके फ्लोएम के। पेज नंबर 112 से हैं आगे क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आपकी फिल्टरिंग यूनिट है जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है। हमारी एक किडनी के अंदर 1 से लेकर 1.5 लाख के आसपास मिलियंस में क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन के अंदर कौन से पार्ट है, 3 पार्ट है, एक तो है ग्लोमेरुलस, एक है बाउमेन कैप्सूल और एक है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, एक का नाम क्या है, रीनल ट्यूब्यूल। आपको जो डायग्राम है यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और बाकी इसका जो चैप्टर का कंप्लीट जो डिस्कशन है मैंने अलग से वीडियो में डाल रखा है, अगर आपको प्रॉपर चेक करना है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फंक्शन क्या है, क्या करता है ये, जो हमारी मेन फिल्टरिंग यूनिट है तो क्या करेगा, जो हमारा ब्लड है उससे जो वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ये सारा यहाँ पे फंक्शन बताया गया है कि पीसीटी क्या करते हैं, लूप्स ऑफ हैनले का काम क्या होता है। नेक्स्ट आपका राइट द मेथड यूज बाय प्लांट टू गेट राइड ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। प्लांट कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं अपने वेस्ट को अपनी बॉडी से बाहर करने के लिए। तो जैसे हम एक्सक्रीशन करते हैं तो प्लांट भी ऐसे ही एक्सक्रीशन करते हैं। तो प्लांट को अगर फालतू का पानी बाहर करना है तो प्लांट क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन करेगा। कौन सा प्रोसेस करेगा, ट्रांसपीरेशन करेगा। अगर उसको और वेस्ट को बाहर करना है तो वो अपनी लीव्स को फॉल डाउन कर देगा, लीव शेड ऑफ कर देगा। कुछ एक पार्ट्स मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल। वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन द लीव्स। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द रेजिन एंड गम्स। प्लांट में से गोंद निकलता है ना, और जो रबड़ निकलती है वो भी क्या है, प्लांट का वेस्ट है। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोइल अराउंड देम। और कई बार प्लांट क्या करते हैं, जो वेस्ट सब्सटेंस उसको सोइल के अंदर डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। जो यूरिन की अमाउंट है कितनी प्रोड्यूस होगी उसको रेगुलेट कौन करेगा। तो अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर एंड डिजोल्व वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी। तो यूरिन की अमाउंट को कौन कंट्रोल करता है, देखो जितना पानी पिया उसके अकॉर्डिंग यूरिन ज़्यादा आएगा आपको, जितने वेस्ट बॉडी में ज़्यादा बने हैं उसके अकॉर्डिंग यूरिन की जो अमाउंट होगी वो डिपेंड करेगी। तो कुछ एक फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपका एक हार्मोन है, ADH बोलते हैं इसको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है ये रेगुलेट करता है कि कितना यूरिन बनना है, कब यूरिन बनना है, कितने अमाउंट में यूरिन बनना है।